नमस्कार, मेरा नाम है गौरव नौडियाल और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में ही नहीं राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, बल्कि फिल्मों, साहित्य और शिक्षा तक में इसका हस्तक्षेप लगातार बढ़ता रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि फ़िल्म मेकर किस तरीके से सेंसर बोर्ड की कारगुजारियों के चलते परेशान रहे। अगर वो वहाँ से जीत कर, वहाँ से लड़-झगड़ कर अपनी फ़िल्मों को पास भी करवा दे रहे हैं और वो बाहर आ रही है, तो बाहर उनका स्वागत करने के लिए, कलाकारों का स्वागत करने के लिए, फ़िल्म मेकर का स्वागत करने के लिए एक बड़ी, लंबी राजनीतिक दलों की एक पूरी जमात बैठी हुई है, जो आपको किसी भी वजह से आपकी फ़िल्मों को रोक सकते हैं, बिना ये सोचे हुए कि इसे तो सेंसर बोर्ड ने पास किया है। ऐसा ही एक मामला जहाँ हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म आदित्य ओम इसके निर्देशक है संत तुकाराम, उसकी रिलीज़ को सुरक्षा कारणों उसके थिएटर रिलीज़ को सुरक्षा कारणों की वजह से थिएटर मालिकों को कहा गया कि आप इसे अपने रिस्क पे दिखाएँ। ये भगवान का नाम, भगवान नाम का जप, यही वेदों का सार है, उपनिषद का तत्व है, शास्त्रों का आधार है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण। हवा, पानी, भूमि और ईश्वर के नाम पर सबका समान बराबर का अधिकार है। राजा उदार होना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। जिस डाल पर हम बैठते हैं उसे काटते नहीं है वे। विठ्ठल ही हमारा आधार है, हमारा पालनहार है। आस्था और विश्वास से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मेरा तो मेरे विठ्ठल के नाम पर पूरा विश्वास है, बस उतना ही आवश्यक है। आदित्य ओम एक बहुप्रतिभाशाली भारतीय अभिनेता हैं और निर्देशक हैं। वो फ़िल्में लिखते भी हैं। मुख्यतः तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे। रंगमंच और टीवी धारावाहिकों से अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद आदित्य ने साल 2002 में आई तेलुगु फ़िल्म लहरी लहरी लहर लो के ज़रिए अपना डेब्यू किया और उसके बाद उनकी ये यात्रा चलती रही। आज हमारे साथ स्टूडियो में अपनी फ़िल्म को लेकर, अपनी पूरी यात्रा को लेकर बात करने के लिए आदित्य ओम मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज का जो राजनीतिक माहौल है, वो फ़िल्म मेकर्स के लिए कितनी चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है। आदित्य, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरकारा न्यूज़रूम में। बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद। मुझे आप अपनी आपको नमस्कार। सबसे नमस्कार। आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो आपकी हालिया फ़िल्म रिलीज़ हुई है संत तुकाराम, सबसे पहले आपको उसके लिए शुभकामनाएँ भी हो अच्छी, बाकी जगहों पे चल रही है देश भर के कई इलाकों में। पुणे में क्या विवाद हुआ है इस फ़िल्म को लेके? आपको सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफ़िकेट मिलता है और उसके बाद आपको जी। पुणे पुलिस की ओर से शायद एक पत्र जारी हुआ है और जिसमें कहा गया है थिएटर मालिकों से कि आप अपनी सुरक्षा पॉलिसी चलाएँ। इस पूरे मामले पर थोड़ा-सा आप प्रकाश हुँ। डालें। तो हमने जब ये फ़िल्म बनाई तो हमने अच्छी खासी रिसर्च की और 2 या 3 साल रिसर्च की। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश किसी भी चीज़ का बहुत ठोस, पुख्ता डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी राजाओं महाराजाओं के बारे में है और वो उनके दरबारियों ने या उस समय के कुछ लोगों ने लिखे हैं और वो कहानियों के तौर पर है और बहुत सारी चीजें फोकलोर में आ जाती हैं, लेजेंड में आ जाती हैं। संत तुकाराम महाराज की जब जीवन पे मैं रिसर्च कर रहा था तो यही चीज मुझे प्रतीत हुई कि लिटरेचर तो बहुत सारा है, लेकिन सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ भी नहीं मुझे मिला। कुछ लोगों ने लिखा है उसको, कुछ लोगों ने बनाया है। तो एग्जैक्टली महाराज इधर बैठ के ये बोले, महाराज उधर बैठ के ऐसा कहे, महाराज के साथ ऐसा था, संत तुकाराम महाराज के साथ वैसा था, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इतनी भ्रांतियां हैं कि उनके जन्म वर्ष को लेकर भी इतिहासकारों में और बहुत सारे लेखकों में एक मत नहीं है। ऐसे स्थिति मतलब में हम एक फिल्म मेकर क्या करे? ऐसे स्थिति में मैंने एज अ फिल्म मेकर संत तुकाराम महाराज की जीवन के आदर्शों, उनके मूल्यों और उनके जीवन के संदेश को जोर से पकड़ा, क्योंकि हमारे यहां इतिहास में कोई भी 2 इतिहासकार एक मत किसी भी विषय पर शायद ही हों, लेकिन किसी महापुरुष का संदेश जाना, उनके मूल्य जाना, उनकी टीचिंग्स जाना, उनकी सीख जाना ही उनके जीवन का मेन उद्देश्य है। इस उद्देश्य से हमने फिल्म बनाई। अब जब हमने फिल्म बनाई, हो सकता है कि उस फिल्म में कहीं छोटी मोटी ऐतिहासिक त्रुटियां हो गई हो, और जो त्रुटियां
संत तुकाराम संस्थान के लोगों ने कही, वो कोई बहुत बड़ी त्रुटियां उन्होंने नहीं बताई, छोटी मोटी त्रुटियां बताई, और वो भी यथासंभव उसमें से जो ऑडियो के जरिए हो सकता था हमने पूरा किया। जो वीडियो के जरिए हो सकता था वो हम पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा फाइनल वीडियो लॉक हो गया था। वो सब करने में 1-1.5 महीने की प्रोसेस और जाती नहीं। इसकी गहमा गहमी में जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, जो सारे मैटर को डील कर रहे थे, उन लोगों को शायद कोई संतोषजनक आंसर नहीं दे पाए। इसकी वजह से उन लोगों ने पुणे पुलिस कमिश्नर को अप्रोच किया और कहा कि उन लोगों ने सही बिना रिसर्च की फिल्म बनाई है और फिल्म में संत तुकाराम महाराज की गलत दिखाई गई है, तो इससे हमको आपत्ति है। तो पुलिस ने सर्कुलर जारी किया कि भाई अब सिनेमा हॉल वाले करें क्या करें, आप बताइए, उनको तो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी उसकी पड़ी रहती है। तो उन्होंने हटा दिया। उससे क्या हुआ कि हमको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ये शनिवार के दिन हटाई गई और शुक्रवार के रात से ही कुछ सब सारी चीजें चालू हो गई थी। शनिवार के दिन हटाने की वजह से ना ही सिर्फ हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ, मेजर सेंटर, हमारा जो बेस्ट सेंटर है वो पुणे है, और अगर आप कहेंगे तो मैं अपना जो कलेक्शन रिकॉर्ड होता है वो भी दिखा दूंगा कि हमारा जो बेस्ट सेंटर है इस फिल्म का वो पुणे ही है। और पहले से भी ये पता ही था कि पुणे की और महाराष्ट्र की बाहरी जगह तो महाराज का संदेश, संत तुकाराम महाराज का संदेश पहुंचे, इसलिए बनाई गई। ठीक है, तो वो सिर्फ कलेक्शन में वो इफेक्ट हुआ, बल्कि एक जो चीज जो इस फिल्म की प्राण होती है, वो होती है इस तरह की फिल्मों की, वो होती है वर्ड ऑफ माउथ। तो हमने बिल्कुल। बहुत बड़े वर्ड ऑफ माउथ से भी, हमने बहुत बड़े वर्ड ऑफ माउथ से भी हम वंचित रहे, जिसका कि सीधा प्रभाव हमको संडे के शो पे दिखा। सैटरडे रात में हमने अपनी तरफ से एक्शन लिया, हमने अथॉरिटीज को अवगत कराया कि इससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, पुणे पुलिस को, प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर को, जितने भी हो सकते थे हमने ट्वीट किया। उन ट्वीट्स का असर पड़ा, उन ट्वीट्स के असर से वो संडे दोबारा शो चालू हो गए। उसके लिए मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उस चीज का इफेक्ट संडे के शो पर भी पड़ा। आज मंडे है, मैं आपको बताऊं, संडे का शो अगर अच्छा नहीं जाता है तो मंडे एक फिल्मकार के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसकी फिल्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि संडे जब मेन सेंटर पे फिल्म की उतनी अच्छी बुकिंग नहीं हो पाई जितनी संभावित थी, तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मंडे हमारे 40% से ज्यादा शोज हटा दिए गए। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो हुआ। इसके पीछे आपको सिर्फ एक यही वजह लगती है कि संस्थान ने नाराजगी जताई कि भाई आप, क्योंकि जैसा आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और इस तरीके की जो हम्म कहानियां होती है वो किस्सा गोई से ही पीढ़ी दर हम्म पीढ़ी आगे बढ़ी है, या कुछ हद तक जो उनके खुद की राइटिंग्स होती है उसके जरिए हम उनके एरा को जान पाते हैं, या फिर इतिहासकार जो टटोल के हाँ, हमारे सामने लाता है उसके जरिए हम अपनी धारणाएं बनाते हैं। संत तुकाराम तो हम्म, पूरे महाराष्ट्र महाराष्ट्र आपने कहा कि हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर होता है, पुणे जहाँ की खासकर संत तुकाराम का प्रभाव सबसे ज्यादा है। वारकरी यात्रा वहां पे हर साल निकलती है, पंढरपुर वाला जो इलाका है, तो उनके फॉलोवर वहां पे बहुत ज्यादा है। जी मेरे को ये बात जी। जाननी है, ये आपको क्या लगता है ये राजनीति से प्रेरित होके किया गया है ये, या वास्तविक तौर पे इतनी इतनी बड़ी आपत्तियां उनकी आई थी सामने? क्या आपको आपका आपके आपके पास किस तरीके हाँ, की सूचना है? देख, क्योंकि आपने फिल्म बनाई है, आपने इसके फीडबैक भी लिए होंगे मार्केट से कि भाई क्यों क्यों जी हो जी रहा जी, है? हाँ, देखिए, राजनीतिक तौर से तो ये संस्थान से पहले से हमको थोड़ी सी कुछ समस्याएं हो रही थी, किसी खास राजनीतिक दल से नहीं, लेकिन जो राजनीति खेली जाती है इस देश में, उस राजनीति के फलस्वरूप जो प्रेशर ग्रुप्स तैयार होते हैं, और खासकर इंटरनेट के उसमें, खासकर जो ट्रोल ग्रुप्स तैयार होते हैं, जब हमने ये फिल्म अनाउंस, जब फिल्म का ट्रेलर आया, उस दिन से एक नैरेटिव स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में और देश के दूसरे में, हिंदी और मराठी विवाद का। तो जब हिंदी और मराठी विवाद का ये नैरेटिव स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में और देश के दूसरे कोने में, तो महाराष्ट्र में हमको ये सुनने को मिल रहा था, आपने फिल्म हिंदी में क्यों बनाई, आपको ये फिल्म मराठी में बनानी चाहिए थी। अरे, महाराष्ट्र तो पूरे देश की विरासत है, पूरे देश की धरोहर है, वो थिंकर थे, रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, हमने
मराठी मीडिया को और महाराष्ट्र के लोगों को ये बोला कि भाई हमको देश के कोने कोने में ले जाना है। जब हम यही बात दिल्ली में कहते थे तो वो लोग हमको पूछते थे कि भाई मराठी वो वहां पर महाराष्ट्र में ऐसा लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को पीटा जा रहा है। तो उसमें हमारे मुख्य अभिनेता ने ये बात कह दी कि भाई वो छोटी सी बात है कि आप अगर किसी प्रदेश में रह रहे हैं तो वहां की थोड़ी भाषा सीख लीजिए, है ना। तो अब उस बात को भी हाइप कर दिया गया कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना है। तो अब हिंदी में भी फिल्म के बॉयकॉट की बात होने लगी कि भाई इसको भगाओ यार, ये क्या है, ये तो मराठी में ही बनाओ, फिर तुम लोग क्यों इधर आते हो, वो एक बात होने लगी। तो कहने का मतलब आज का भारत इतना छोटी छोटी चीजों को लेकर विभाजित है कि एक कोई भी फिल्म मेकर जो ऐतिहासिक और अच्छा काम और थोड़ा सा ऑनेस्ट काम करना चाहता है, वो उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं अगर वो किसी स्टूडियो, किसी बड़ी चीज के साथ अटैच नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी फिल्म मेकर का कहीं नाम नहीं लूंगा। बहुत सारी फिल्में आई जिनमें ऐतिहासिक फिगर्स को, जो कि बड़े सम्मानीय हैं, उनको नाचते गाते भी दिखाया गया है, लेकिन उन सबसे किसी की कोई भावनाएं नहीं ठेस पहुंची हैं कि 150-200 लोगों के साथ इतिहास के बहुत बड़े राजा या महाराजा गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उससे किसी को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंच रही है। और बहुत सारी चीजों से किसी को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो सब चीजें जो हैं एक अप्राकृतिक रूप से महिमामय और उस तरह से की गई है। लेकिन अगर ऑनेस्टली कोई एक आदमी का काम सच से दिखाना चाहता है तो उस आदमी के पीछे इतने सारे लोग टूट पड़ते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं एज अ फिल्मकार गौरव जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये फिल्म जो संत तुकाराम महाराज के ऊपर बनी है, मैंने बनाई है, मैं कहता हूं कि जो फिल्म मैं बनाने निकला था मैं उसकी 40% फिल्म भी नहीं बना पाया। मैं 40% फिल्म भी ये इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि सेंसर से पहले सुपर सेंसर्स होते हैं आजकल हमारे यहाँ। कितनी सारी चीजें मुझे अपने स्क्रिप्ट में, अपने ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में काटनी पड़ी कि ये ग्रुप आहत हो जाएगा, ये फैमिली आहत हो जाएगी, फलाना लोग आहत हो जाएंगे। उसकी वजह से एज अ फिल्मकार मैं ये बोलता हूं और ठोक के बोलता हूं, अपनी फिल्म के बारे में ठोक के बोलता हूं कि मेरा नैरेटिव, मेरा स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं डिसजॉइंटेड लग सकता है, चीजें लग सकती हैं इस तरह की। तो वो कि डी गौतम नाम के एक व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगाकर संत तुकाराम महाराज की जीवन पे फिल्म बनाने की सोची। अगर मेरे अंदर का जो विद्रोही स्वभाव है और मेरे अंदर का जो रेबल फिल्म मेकर है, अगर ये फिल्म मेरी होती तो मैं एक भी, कुछ भी, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, किसी भी चीज के लिए किसी भी हद तक लड़ता था। लेकिन किसी एक अनजान व्यक्ति ने मेरे ऊपर इतना बड़ा भार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। बस इतना कहना था। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि आजकल तो सेंसर से पहले ही सुपर सेंसर खुद आर्टिस्ट को अपने क्राफ्ट को कर देना पड़ रहा है कि क्योंकि गाइडलाइंस, एसओपीज 2014 के बाद लगातार बदलती रही हैं। और एक तरीके से हमने देखा है कि सिनेमा पर भी सत्ता ने नियंत्रण की अपनी पूरी कोशिशें की है। कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें 95 कट लगाने को कह दिया गया है। हनी त्रेहान साहब की एक फिल्म है पंजाब 95 शायद उसका नाम है, उस पंजाब सॉरी, तो उसपे भी सेंसर बोर्ड ने कट लगाए। कि कितनी चुनौतियां आ गई है, किस तरीके की गाइडलाइन क्या आप पहले से ख्याल रखना पड़ता है आपके पास स्क्रिप्ट लिखते हुए ही, या फिर आपको वो बाद में एडिट टेबल पर चीजों को बदलना पड़ता है? मतलब वो पूरा एक बार अगर आप इस प्रोसेस को समझाना चाहें कि कैसे चीजें बदल गई, जो सिनेमा हमारा ग्रोथ कर रहा था लगातार, वो राजनीतिक दबावों के चलते आज ऐसा लगता है कि जैसे कलाकार को रिलीज में बॉक्स ऑफिस से ज्यादा खतरा फिल्म को लेकर जो कई कई बार हम देख रहे हैं हिंसा तक हो जा रही है। मतलब आपने कहा कि सिनेमा हॉल तोड़ फोड़ दिए जा रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप आता है और वो जो कि पूरी प्रामाणिकता के साथ जिसे रिलीज किया जा रहा है सेंसर बोर्ड से बाकायदा पास होने के बावजूद, इस पूरे समझाएंगे जो आपने कहा कि हम पहले ही सुपर सेंसर हो देखिए, जाए। मैं दो एक बात कहता हूं कि मैं अपने आप को एज अ फिल्म मेकर, मैं सेंसर बोर्ड, मैंने बहुत बार सेंसर बोर्ड को फेस किया है, ठीक है। मुझे हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड से कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे लोग कुछ क्या बोले, उनका अनुभव अलग हो सकता है, मेरा अनुभव अलग है। मैंने बंदूक जैसी फिल्म भी बनाई जिसको भी सिर्फ चंद ऑडियो कट्स से पास किया गया
और जिस फिल्म को कोई भी सेंसर बोर्ड हमेशा के लिए बैन कर सकता था उसके बोल्ड कंटेंट के लिए उस जमाने में। जब शूद्र जैसी फिल्म का मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था और शूद्र जैसी फिल्म में इतना बड़ा डिस्कोर्स किया गया था, जब उस फिल्म का भी मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था, उस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने पास किया था। मास साहब को भी सेंसर बोर्ड ने पास किया था बिना किसी कट के। उसी तरीके से इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास किया। अभी तक मुझे सेंसर बोर्ड से कोई ऐसी खास समस्या नहीं आई है कि ये बहुत ही घोर अन्याय आप मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी समस्या है इस देश में जो सेंसर बोर्ड के अलावा जो सुपर सेंसर्स इस देश में पैदा हो गए हैं, उससे मेरी समस्या है। मेरी समस्या उन प्रेशर ग्रुप्स से है, जब ये प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, ये रिलीजन बेस्ड होते हैं, और ये सीधा सीधा इनका संबंध परसेप्शन से जाता है, वोट बैंक से जाता है। तो उस समय जब इनके प्रेशर आते हैं और वो परसेप्शन होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी डरती हैं, पुलिस भी डरती है कुछ भी करने से। तो कोई भी स्टैंड नहीं लेता है, फिल्मकार अकेला पड़ जाता है। ऐसे मौके पे फिल्मकार अकेला पड़ जाता है। फिर उस प्रेशर के दबाव में हो सकता है कि उन सारे प्रेशर्स के दबाव में सेंसर बोर्ड भी कुछ कट्स दे दे, कुछ सारी चीजें दे दे, क्योंकि मामला बहुत दूर तक चला जाता है। परसेप्शन की ही पूरी राजनीति है। एक फिल्म पास हो जाए, अगर एक फिल्म पास हो जाए, एक कोई खास कम्युनिटी नाराज हो जाए, तो पूरी ये बात ये हो जाएगी कि वो कम्युनिटी के लोग फलानी पार्टी को और फलाने उसको वोट शायद ना दें। अब जो पार्टी सत्ता में है या जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं, वो पार्टियां तो ये कभी नहीं चाहेंगी कि इस तरह का कोई काम हो। तो फिल्मकार के लिए तो चीजें मुश्किल हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से उतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से मुश्किल है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं जी। नहीं, लेकिन हमने देखा है कि जैसे फिल्म पेशेवर ने पिछले दिनों कई बार हम लोग के बयान सुनते हैं कि लगातार, ये हम खुद देख भी रहे हैं, सीबीएफसी की कार्यप्रणाली फिल्म पेशेवरों का कहना है कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा कठोर हो रही है। रिवीजन कमेटी की बैठकों में देरियां हैं, पूरी प्रक्रिया, और अगर संवेदनशील विषय आ गया तो उस पर आतंक का खतरा। मैं इसे आतंक इसलिए कह रहा हूं कि एक कलाकार संवेदनशील होता है। मैं कम से कम इस बात को मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कला के प्रति अगर आपके मन में प्रेम है तो वो एक अलग किस्म की संवेदनशीलता भी आपके भीतर भरती है। तब क्या जो जो ये आतंक का डर है, जो आप कह रहे हो कि सत्ता कभी नहीं चाहेगी, और हम देख रहे हैं कि लगातार इस सत्ता में तो नियंत्रण बहुत बड़ा ही है। आपने माँ साहब जैसी फिल्मों का जिक्र किया जो सामाजिक मुद्दों को लेकर आती थी, शिक्षा के सवाल पर, बुंदेलखंड की शिक्षा को लेकर, और उसको काफी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसको लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फिल्म को चर्चा मिली है। फिल्म फेस्टिवल में उस फिल्म ने बड़ा अच्छा प्रतिक्रिया उस फिल्म के बाद मिली जी है। जी वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, शिक्षा व्यवस्था के सवाल पे वैसे जी। मुख्य धारा में सिनेमा नहीं बनता है। खैर, इस पूरे मामले को लेके जो पेशेवर कह रहे हैं, सीबीएफसी की पूरी कार्यप्रणाली को आप कैसे देखते हो? मतलब सीबीएफसी स्वतंत्र बॉडी की तरह अब हम उसे ना ही माने, ऐसा? देखिए, अब ये तो जो बात मैंने अभी कही ना कि ये वही बात है जो मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की कि कोई भी जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी बॉडी होती है, उसके ऊपर भी प्रेशर्स आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई काम कर रहा है पब्लिक के लिए। आप इस बात को समझिए साहब, हर कोई काम कर रहा है पब्लिक के लिए, पब्लिक परसेप्शन के लिए। हाँ, तो जब जहां पे पब्लिक परसेप्शन बिगड़ता है, जहां पे चीजों की लोगों की तथाकथित भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई हैं, तो जब तथाकथित भावनाएं आहत होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर उन गाइडलाइंस का उनको भी ध्यान करना पड़ता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे होंगे जिसमें सेंसर बोर्ड को भी इन्वॉल्व किया गया होगा, या इस तरह की चीजें होती होंगी जिसमें सारी चीजें, ये प्रक्रियाएं अपने आप में, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, वो ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहता है, वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज अवॉइड करना चाहता है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी सीरियस मुद्दे पर, किसी भी ऐतिहासिक मुद्दे पर, कोई भी गंभीर बात, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो मैं नहीं जानता। वो शायद एक बहुत गहन शोधन और अध्ययन का विषय है कि ये इस माहौल में हम आज यहाँ क्यों खड़े हैं। किसी भी बहुत सीरियस टॉपिक पे, किसी भी ऐतिहासिक टॉपिक पे, किसी भी ऐतिहासिक इंसिडेंट पे करेक्ट
फिल्म बनाना, करेक्ट वो करना आज के हालात में लगभग असंभव सा है। इसलिए उसके लिए सिर्फ सेंसर बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए देश में जो माहौल बन गया है, देश में जो स्थिति है, वो जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं इस स्थिति, इस माहौल को बनाने के लिए हम सब बराबर के जिम्मेदार भी हैं। शायद इन सारी चीजों को उसी वक्त रोकना चाहिए था और उसी वक्त एक सख्त चीज करनी चाहिए थी, जब इन सारी चीजों, या जब ये सारी चीजें नॉर्म नहीं बनी थी, एक्सेप्शन थी। अब तो ये नॉर्म है। ये नॉर्म्स बन गया, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से पहले भी 1975 में अगर आपातकाल की बात करें, किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो से, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिरोध की आवाजें लगातार आती रही। लेकिन आज के दौर पे हम वो आवाजें बिल्कुल एकदम गायब सी हो गई है। सिनेमा से तो उस तरीके का रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हमारा संविधान हमें इसका अधिकार देता है, हम अपनी कला को जिस रूप में, मतलब वो ठीक है, वो फैक्चुअल होना चाहिए अगर आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट उठाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी कला को थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम लेके, क्रिएटिव फ्रीडम अगर हम लेता है कोई फिल्म का, हम्म, अ, उस स्थिति में भी आज हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध की कोई आवाजें हमें उस तरीके से नहीं सुनाई देती है। तो आपको क्या लगा, कहीं कुछ है, हम्म। कोई बातचीत होती है इंडस्ट्री के लोगों में कि यार ये तो बहुत ही दबाव है और अब इसको लेके हमें सरकार से या जो भी बॉडी है, संबंधित बॉडी, उससे बात करनी चाहिए, इस तरीके की कोई सुगबुगाहट या बातचीत होती है फिल्मकारों के बीच में? अंततः तो सभी नहीं प्रभावित नहीं, हो कोई रहे हैं। किसी फिल्मकार का, ना ना, कहाँ प्रभावित हो रहे हैं? किसी भी फिल्मकार का किसी से भी, छोटे फिल्मकारों की आपस में कोई एकता नहीं है, छोटे फिल्मकारों का हम्म, आपस में कोई संवाद नहीं है। अगर कुछ है आपस में तो वो है ईर्ष्या। ठीक है। तो छोटे फिल्मकारों का कोई सरोकार नहीं है, बड़े फिल्मकारों का किसी भी गंभीर विषय से कोई सरोकार नहीं है। बड़े फिल्मकार कॉर्पोरेट की दुनिया से बिलोंग कर रहे हैं आज की डेट में, और कॉर्पोरेट की दुनिया का सिर्फ एक ही एक मकसद है, वो है प्रॉफिट। वो सारा खेल शेयर मार्केट्स का खेल है। और वहां पर भी परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है। कोई फिल्म से आती है और कहा जाता है कि भाई, जिस फिल्म के बारे में कोई नहीं जानता है कि इसकी 25 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई, और 30 करोड़, और आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट किए जाते हैं, और कॉर्पोरेट बुकिंग्स की जाती हैं। पहले से खुद ही 8-8 10-10 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग्स की जाती हैं, फिर बाद में वो फिल्म ऑर्गेनिकली भी क्लिक हो जाती है। तो भाई, भेड़िया धसान है, जहां भीड़ के पीछे भीड़। तो उनका तो कोई वो, बड़े हाँ, बजट का उनका तो खेल कोई है। वो नहीं है। तो अब ये गौरव जी, मैं तो ये दूसरी विषयों पे ज्यादा गंभीरता है कि सिनेमा को एकदम ही कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है। पहले तो थिएटर चेन मालिक और ये सब एडवांस कमीशन लेकर कर काम करते थे। अब ऐसा नॉर्म हो गया है कि अगर आपने, कि बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो इतने करोड़ के टिकट खरीद रहे हैं। भाई, आप छोटे फिल्म मेकर हो, हम एहसान कर रहे हैं कि आपको इतना स्पेस दे रहे हैं, आप इतने टिकट तो खरीदिए। तो सिनेमा को ऑर्गेनिकली जिंदा रहने के लिए सांस भी, छोटी सिनेमा को ऑर्गेनिकली जिंदा रहने के लिए सांस भी कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर पूरा गेम ही इनऑर्गेनिक है, पूरा गेम ही आर्टिफिशियल है, पूरा गेम ही प्रोजेक्शन का है, पूरा गेम ही फेक है। तो अब इस पूरे गेम में कहाँ हम नहीं खड़े हो सकते ना, यह बात हमको पहले से भी पता है, लेकिन हम प्रयत्न करते रहते हैं, बिकॉज अब इंसान है, व्यक्ति है, जिस क्षेत्र में है उसमें काम तो करना ही करना है। तो ये एक पूरे कॉर्पोरेटाइजेशन का एक नेगेटिव पहलू है, कि जिसमें सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, और कॉर्पोरेट्स को कोई आइडियोलॉजी पे थोड़े ना डील करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई कॉर्पोरेट किसी आइडियोलॉजी पे डील करता हो, आइडियोलॉजी पे तो इंडिविजुअल डील करता है ना। राइट। आइडियोलॉजी पे तो इंडिविजुअल डील करता है। जो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज है, वो इंडिविजुअल्स ने बनाई है ना, किसी कॉर्पोरेट ने थोड़ी ना बनाई है। तो जब राइट। आइडियोलॉजीज पे, तो फिर हाँ, फिर काम ही नहीं होता है, और छोटे फिल्मकारों में कोई संबंध ही नहीं होता है, सिवाय ईर्ष्या के कोई संबंध नहीं है। एक फिल्मकार किसी को मैसेज नहीं करता है, बल्कि वो ये देखता रहता है कि अरे इनके शो गिर रहे हैं, बहुत अच्छा, अरे ये हो रहा, अरे बहुत बढ़िया। वो किसी संबंधित मित्र को कॉल करता है, अरे यार रिव्यू अच्छा नहीं आया यार, अरे चलो बहुत उड़ रहा था, है? तो तो ये तो इट इज अ, मतलब यहाँ कोई संगठन और यहाँ पे कोई एकता नाम की चीज ही नहीं है ना, कोई नहीं।
इसका समाधान क्या देखते हैं आप बतौर कलाकार? आपको क्या लगता है किस तरीके की चीजें होनी चाहिए जिससे कुछ सुधार आए, कॉर्पोरेट इसका और कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को स्पेस को लेके कम से कम? जो सवाल बार बार निकल के आते हैं कि कॉर्पोरेट की फिल्म आती है तो 1000 स्क्रीन ले लेगी, 1400 स्क्रीन ले लेगी, और अगर आप किसी सब्जेक्ट पे अपने निजी संसाधनों हाँ पे या 3 साल 4 साल अपने जीवन का दे के आप फिल्म बना रहे हो, आपको 200 स्क्रीन नहीं मिली। इसका हाँ, समाधान क्या लगता है, क्या होना चाहिए? इसका कोई समाधान नहीं है। इसका ना कोई समाधान है, ना कभी कोई समाधान हो सकता है। इसका समाधान बस यही हो सकता है कि जैसे सरकार बिलो पॉवर्टी लेवल वाले लोगों को कुछ मुफ्त में अनाज वगैरह देती है, और उसी तरीके से हमारे जैसे बिलो पॉवर्टी लेवल वाले फिल्म मेकर्स को कुछ शोज मुफ्त में दिलवाए, और थिएटर मालिकों को कहे कि भाई इनको आपको तो 40 शोज या 400 शोज ऑल ओवर इंडिया आपको देने ही पड़ेंगे। अगर सरकार अपनी ऐसी कुछ गाइडलाइन और ऐसे कुछ शोज करे, तभी ये इंडिविजुअल फिल्म मेकर के लिए कुछ भी संभव है। इस प्रयास को हमने दक्षिण भारत में करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी असफल रहा। क्योंकि देखिए, एक बात आप और समझ लीजिए कि इंडिविजुअल वॉइसेस, आज के युग में इंडिविजुअल वॉइसेस का बहुत प्रबल होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो सिस्टम के साथ चलती हैं, जो कॉर्पोरेट्स के साथ और सिस्टम का मतलब मैं आपको बड़े अच्छे से समझा दूं, सिस्टम का मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचा है। हम एक कॉर्पोरेट दुनिया में हैं, और सिस्टम का मतलब है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। अगर मैं दो शब्दों में बताऊं, तो कॉर्पोरेट एंड मार्केट इंटरेस्ट इज द सिस्टम, दैट इज आज हमारी पूरी सैक्रोसेंट। व्यवस्था ही वो आज मार्केट के ड्रिवन है। हिंदुस्तान में, आज हमारी क्या, भारत भारत की नहीं है, आज तो पूरी दुनिया का ही हम देख रहे हैं। जो वैश्विक अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो मार्केट ड्रिवन ही है, और बाजार ही बहुत सारी चीजें तय करता है। हाँ, बाजार ही आपकी तो राजनीति, आपका जीवन तय कर रहा है आज। और हाँ, तो बाजार का मतलब ये हो गया है कि बाजार का मतलब ये है कि चंद कॉर्पोरेट, बाजार का मतलब बस इतना ही है, हर क्षेत्र में चंद कॉर्पोरेट। अगर आप हम्म। वो है व्यवसाय करना चाहते हैं ना, तो जैसे एक छोटा दुकानदार अपनी गुमटी लगा के बैठता है ना बेचारा, उसी तरीके से आप अपना यूट्यूब चालू करो, अपना इंस्टा चालू करो, उस पे बैठो। लेकिन अगर आप बड़ी स्क्रीन पे आना चाहते हैं और ये सारी, तो अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा, तुम्हारा कुछ ठीक लगा, घूमो, करो, लगे रहो, फलाने को पिच करो, ढिमकाने को पिच करो, 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, 4 साल करो, कहीं तुम निकल जाओ। तो उसमें से क्या होता है गौरव जी कि 1 लाख लोगों में से कोई एक निकलता है। फिर वो हम्म। मार्केट को और कॉर्पोरेट्स को कहने का एक मौका मिल जाता है कि देखो ये भी तो बाहर से आए हैं। बट दैट इज द एक्सेप्शन, अगेन वो एक्सेप्शन और नॉर्म वाली बात जो हम कह रहे थे, दैट इज द एक्सेप्शन इन लाइक 1 in millions वाले जो एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, आपने तो एक बात वो कही है कि भाई समस्याएं, और इसका कोई आप आपने आपने बड़ा एकदम एकदम फिल्मकारों के दुख को एकदम भारत के सबसे अंतिम पंगत के आदमी से जोड़ दिया है कि जैसे राशन का थैला लेके वो लाइन पे खड़े कि भाई राशन हम्म, मिल जाए इस महीने का तो काम चले, क्योंकि रोजगार तो स्थितियां हाँ, खराब होती जा रही हैं दिन भर में। हम्म, खैर, मैं ये कह रहा था, हम्म, आप ये जो आप मुझे, मैंने पूछा कि इसका समाधान क्या है, फिर आपने कहा कि इसका कोई समाधान नहीं। क्या ये मायूसी आपके लंबे संघर्षों से उपजती है? आपने लगातार तेलुगु सिनेमा में जाके अपनी जगह बनाई, वहां पे आपको बाकायदा लड़ाइयां तक लड़नी पड़ी अपनी फिल्मों की रिलीज के लिए हम्म, वहां पे। तो क्या ये मायूसी इन लंबे हाँ, संघर्षों के बाद उठती है, या वास्तव में कोई समाधान ही नहीं बचा है? मतलब ऐसा तो कैसे संभव हो सकता है? ये वास्तविक नहीं नहीं, ये वास्तविकता है। देखिए, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता से हम लोगों को, वन हैज टू बी अ रियलिस्ट। हम एस्केप डिल्यूजनल नहीं हो सकते कि हम किसी हम्म। अपनी दुनिया में हो और मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक से। ये एक वास्तविकता है गौरव। अ, इस बात को आप भी मानिए कि ये मतलब कि अगर आपको चाहे सिर्फ फिल्म देखने की चॉइस की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको कपड़े पहनने की भी अगर चॉइस है, या आपको हम्म। खाना खाने की भी चॉइस है, और आप अगर किसी मार्केट में रहते हैं, तो आपको तो वही खाना पड़ेगा और वही पहनना पड़ेगा जो मार्केट में मिल रहा है। मुझे, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे वो करिएगा। तो आपको शर्ट तो उसी सुपरमार्केट से ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप खादी के शौकीन हो सकते हैं, तो आप ढूंढिए खादी भंडार कहाँ है। उसी तरीके से हमारी तरह की फिल्म मेकर्स के जो शौकीन है, जो लोगों को अच्छा लगता है, वो ढूंढते हैं बेचारे, वो घूमते घूमते आते हैं कि अरे भाई यहाँ पर एक दुकान है ना, ये यूट्यूब की दुनिया में या किसी ओटीटी की दुनिया में कोने में कहीं पड़ी हुई एक दुकान है जहां पर कुछ अच्छा मटेरियल मिलता है। तो
तो हर चीज मार्केट ड्रिवन है एट द एंड ऑफ द डे। मायूसी की जहां तक बात है गौरव, हम मायूस तो नहीं होते हैं, कोई भी मायूस नहीं होता है, क्योंकि अगर आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो काम करता रहे, और अपने क्षेत्र में हर तरीके से काम करने की हम लोग प्रयत्न भी करते रहते हैं, और हर लेवल पे हम लोग लगातार लड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी, और इसी आशा में लड़ते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं जरूर होगी, और 100% होगी और क्लिक करेगी। लेकिन चीजें बहुत 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 मुश्किल हैं, और चीजें बहुत बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, और ये चीजें तब तक मुश्किल रहेंगी जब तक कि गवर्नमेंट, सरकारें इंटरवीन नहीं करेंगी, क्योंकि ये मसला उनका है। ये मसला, इस मसले की गंभीरता को, इस मसले की उसको बहुत बड़ा अपना देश का तबका भी नहीं समझता है, और वो तबका इसलिए नहीं समझता है, उसके पीछे भी कारण ये है, जो अबव मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका है, वो इसलिए नहीं समझता है क्योंकि उनके जीवन में भी, उनके बच्चों के जीवन में भी अधिकांश रोजगार आज प्राइवेट दुनिया दे रही है, आज कॉर्पोरेट्स ही दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में ही, दे ऑल आर प्राइवेट एम्प्लॉयज। तो ये चीज वो लोग भी नहीं समझते हैं कि जब कोई इस तरह की बात करता है कि भाई कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया है कंपनियां, और ये इतना डोमिनेट कर रही है, तो इस चीज को हिंदुस्तान का जो एक अवेयर और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तबका है, वो भी इस चीज को सुनता है और मे भी अपनी कॉन्वर्सेशन से निकाल देता है, लेकिन बात भी कर लेगा, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी कर देगा, लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं समझता है। तो ठीक है, उसके लिए अब क्या किया जाए, वो एक लंबी लड़ाई है, वो हमेशा चलती रहेगी। तो फिलहाल तो हम लोग ओटीटी दूसरी फिल्में देखें और एंजॉय करें और तालियां बजाएं। ओटीटी के आने के बाद हमने देखा, ओटीटी के आने के बाद जो नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे अरे उनको तो एक मंच मिला। अब क्या स्थिति है? कभी नहीं मंच मिला। ये फिर से एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो लोगों को लगता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को मंच मिला। आप मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा नेटफ्लिक्स का शो है जो किसी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने बनाया है? ये ऐसी भ्रांतियां पता नहीं क्यों फैल गई हैं, कि जो मुझे समझ में नहीं आता है कि जिन लोगों ने फिल्म भी बनाई, जिन लोगों ने ओटीटी एंड नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए फिल्म भी बनाई, या जिन लोगों ने दूसरे उनके लिए चीजें बनाई, वो बाकायदा स्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेस है। हाँ, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, स्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर की ऑफ बीट फिल्म को शायद हम इंडिपेंडेंट फिल्म समझते हैं, ये हमारी गलती है। कि किसी स्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर की, किसी बड़े फिल्म मेकर की जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जिसने खुद पर्सनल वेल्थ बनाई हुई है, उसकी किसी ऑफ बीट फिल्म को हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म समझते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो कुछ थोड़ी मोड़ी इंडिपेंडेंस ओटीटी के शुरुआती दिनों में रही होगी, शायद ओटीटी के शुरुआती दिनों में अगर थोड़ी मोड़ी इंडिपेंडेंस रही होगी, 1-1.5 साल का जो भी विंडो रहा होगा, या कोविड वगैरह की वजह से उनको जो कंटेंट की जरूरत पड़ी होगी, अदरवाइज आप मुझे बताइए, आप देखिए, आप कोई भी टॉप 10 उठा लीजिए, अगर आपकी फिल्म, हमारी सारी फिल्में ओटीटी पे आई हैं, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेंगी। आप कोई भी टॉप 10 उठा लीजिए, भाई चलेगी तो वही चीज ना जो ऊपर टॉप 10 में दिखेगी। आप कोई भी टॉप 10 फिल्में उठा लीजिए, ये वही फिल्में हैं जिनके पीछे कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके पीछे करोड़ों का पब्लिसिटी हुई है। तो करोड़ों की जिस पब्लिसिटी फिल्म को जिनके बार पीछे हुई बार है, से, वो वहां लगाई मतलब जाती बार बार हर रैक पे टीवी से लेके सिनेमा हॉल से लेके वही चेहरे, वही एक प्रोडक्ट आ रहा है और बाकी लोग दबे रह जा रहे हैं, है। ऐसा? वही है, बस वही है, 120%। यस, ऐसा ही है। और जब हम कभी, जैसे हम हिंदी भाषी लोग, हम कभी भी साउथ का कोई भी सिनेमा देखते हैं और हमको लगता है अरे यार नए लोगों की पिक्चर भी आ रही, कोई ये सब बेकार की बातें हैं। सब स्टैब्लिश्ड लोग हैं, सब उनके बढ़िया प्रोडक्शन हाउसेस हैं और बढ़िया चीजें हैं, और आप तो दक्षिण की नो राजनीति को डाउट सम ज्यादा, ऑफ देम आर दक्षिण डूइंग की फिल्म क्वालिटी की वर्क। राजनीति को ज्यादा अच्छे से जानते भी है आप। मैं उसी सवाल पे आगे आऊंगा, दक्षिण हम्म में आपके कारोबार को लेके, उसको उस पर भी थोड़ा सा बात करना हम्म चाहूंगा कि लगातार बात हुई है। उससे पहले लेकिन मेरा एक सवाल है, आपकी जिस तरीके के फिल्मों के विषय आप चुनते हैं, चाहे वो शूद्र हो या फिर मासाब हो, बंदूक हो, हम्म और अब संत हम्म तुकाराम, आपको मुनाफा कमाना नहीं है या फिर वजह कुछ और है? आप जाने से आपने कुछ लिस्ट बनाई है कि भाई ये सब्जेक्ट मैं करके ही जाऊंगा एज अ फिल्म मेकर? क्या है मसला? लगातार हाँ, आप जिस तरीके बिल्कुल के मुद्दे बिल्कुल। चुन रहे हैं, हाँ, वो हम देख रहे हैं कोई और नहीं चुन रहा। देखिए सबसे हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है गौरव जी, कि हर किसी की एक लीगेसी होती है, एक एक वर्क है जो एक आदमी छोड़ के जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आज के युग में, आज की दुनिया में हो सकता है कि प्रेजेंटली अभी कोई उन सारी चीजों को उतना लेवल पे जाके एक्नॉलेज नहीं करता। धीरे धीरे एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, कम से कम मीडिया तो दे रही है। एक मीडिया का जो इंडिपेंडेंट सेक्शन है, या जो मेन मीडिया के भी कुछ लोग हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा देना चालू कर दिया है मुझे। इसमें मैं वो देखता हूँ उस सारी चीजों को। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी फिल्मकार के लिए कि एक लीगेसी छोड़ के जाए। दूसरी बात है कि जिस तरह के बजट मुझे दिए जा रहे हैं और जिस तरह की चीजें मेरे हाथ में आती हैं, उन बजट्स में कॉमर्शियल, ऐसा नहीं कि मैं कॉमर्शियल फिल्म नहीं बना सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये लगता है कि मैं अच्छी से अच्छी कॉमर्शियल फिल्म बना सकता हूँ अगर मुझे प्रयास मिले। मैं उस प्रयास में लगा भी रहता हूँ। मैं लगातार स्क्रिप्ट पिच करता हूँ, मैं लगातार कॉर्पोरेट से मिलता हूँ और XYZ। तो वो एक अलग पूरी एक लड़ाई है, जहां पे आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि आपको कौन सा बड़ा नाम सपोर्ट कर रहा है, कौन सा बड़ा नाम एज एन अभिनेता अभिनेत्री। आज की डेट में वो वही हो गया है कि एक बड़ा नाम आपको अगर सपोर्ट करता है तो आप एक फिल्म ऐसी बना सकते हो कि जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर उनको स्क्रिप्ट ठीक लगे, और ऐसी स्क्रिप्ट लगे कि जिसको देखकर लोग 2 घंटे पॉपकॉर्न की तरह खाएं और भूल जाएं और चले जाएं, तो ही वो फिल्म बन पाएगी। ठीक है। तो एक तो लीगेसी की बात हुई, और दूसरी ये बात हुई कि जिस बजट में मैं काम करता हूँ वो बजट्स इस लेवल के होते नहीं है कि उस बजट में मैं कोई कमर्शियल काम कर पाऊं। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि हर फिल्मकार की जो जिम्मेदारी होती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को मैं अपने स्तर पर निभाना चाहता हूं। क्योंकि सिनेमा सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं है, सिनेमा कॉन्शियसनेस क्रिएशन का भी काम है। हम सिर्फ कहानियां नहीं बता रहे हैं, हम एक चेतना का भी निर्माण कर रहे हैं। तो उस चेतना निर्माण में बहुत बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें बोरिंग भी लग सकती हैं, डिसजॉइंटेड भी लग सकती हैं, XYZ भी लग सकती हैं। तो हो सकता है कि वो सारी चीजें हो, लेकिन एटलीस्ट हमको इस बात का सुख है कि हमने वो चीज को क्रॉनिकल किया और हमने उस चीज को बोला, और जो किसी ने नहीं बोला, इस बात का हमको वो है, इस बात का हमको गर्व है, और इसकी खुशी ऐसे है। लोग हम देखते हैं फिल्म उद्योग में बहुत कम हैं जो बाजार से पहले अपने विषयों को चुनने के लिए किसी सामाजिक मसले को अपनी फिल्म का विषय बनाए। ऐसे फिल्मकार हम देखते हैं बहुत कम रह गए हैं, देखिए देखिए या उनके फिल्मकार, हाँ फिल्म, बहुत सारे हमारे यहाँ रंगे सियार घूमते हैं, बहुत सारे रंगे सियार घूमते हैं हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में, जो बाहर ऐसा परसेप्शन देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, हम कुछ अलग लेकर आते हैं, लेकिन वो एकदम सिस्टम के एक पार्ट है। और इंडिपेंडेंस जिंदा है, ये एक जो छोटा सा एक फंड रहता है कि इंडिपेंडेंस जिंदा है, कुछ वॉइसेस जिंदा है, कुछ सार्थक फिल्में जिंदा है, ये उस फंड को यूटिलाइज करने वाले लोग हैं, उसी सिस्टम के ये लोग एक पार्ट हैं, और उसी सिस्टम से ये बैक्ड है। तो इंडिपेंडेंट इनको, आप, मैं समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, सबको इशारा काफी है कि किन 4-5 फिल्म मेकर्स के बारे में या 6-7 फिल्म मेकर्स के बारे में मैं कह रहा हूं, जिनकी ऐसी छवि है कि वाह क्या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है और क्या कैसे वो की। कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर नहीं है। जरा सी रिसर्च करिए कि उनकी कौन कौन सी फिल्म किस किस प्रोडक्शन हाउस ने, किस किस स्टूडियो ने बैक की है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम लोग कितने आंखों पे पर्दा डाल के बैठते हैं। मतलब ये उसी तरीके का है कि अगर आपको NFDC से फिल्म पास करानी है तो आपका वहां पे मतलब जैसे बाकी भारत में बाकी डिपार्टमेंट चलते हैं, जल निगम का डिपार्टमेंट चलता है, वैसे ही NFDC भी चल रहा है। आप आपके पास अगर जुगाड़ है तो आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, अदरवाइज NFDC भी हाथ खड़े कर देगा। ऐसा अब देखिए NFDC की एक संस्था प्रोसेस से है। मैं कभी पूरी तरह से गुजरा नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं पूरी तरह से गुजरा नहीं हूँ। उन्होंने मेरी फिल्म्स को, मेरी मैला नाम की एक फिल्म को उन्होंने रिकमेंड भी किया था, और रिकमेंड किया था बात है, तो मैं उस पूरी प्रोसेस से उनके साथ कभी को प्रोडक्शन की प्रोसेस से मैं गुजरा नहीं हूँ, तो उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। और बाकी तो हियर से होता है, तो हियर से पे मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ। जब तक मेरा फर्स्ट, जैसे मैंने सेंसर बोर्ड के मामले में भी कहा कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो सेंसर बोर्ड से अच्छा है, उसी तरीके से थोड़ा NFDC दक्षिण मेरा की फर्स्ट हैंड तरफ एक्सपीरियंस, अभी तक मैंने कुछ ऐसा उनके साथ किया नहीं है कि मैं कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनके साथ वो करूं, नहीं तो जो मुझे मैं उसके बारे में कोई ठोस या सही बात कह पाऊं। जी। ठीक, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ चलेंगे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आप खुद काम कर रहे हैं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री वहां पे है, कन्नड़ वहां पे धीरे धीरे ग्रो कर रही है अभी इंडस्ट्री। उस तरीके से बड़ी फिल्में उनकी यश के आने के बाद ही हमने देखी, या कुछ और पहले कुछ फिल्में थी। आ, हम्म। उन दोनों ही जगहों में वर्क कल्चर को लेके, या जो सिनेमा जिस तरीके का एडॉप्ट हो रहा है, मलयालम में हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े विषयों को
भाई दलित इश्यूज हों या फिर अलग आदिवासियों के मसले हों, या बहुत सारे उन्होंने अलग-अलग मतलब विषयांतर बहुत ज़्यादा व्यापक ढंग से हमें जो दिखता है वहाँ पे, साउथ से जो सिनेमा निकल के आ रहा है, या जो कुछ फ़िल्में निकल के आती है, बॉलीवुड के मामले में वो बिल्कुल हम्म। अलग है। दोनों जगह अप्रोच अलग है, अप्रोच का मसला है, क्या है ये? अप्रोच का मसला है, फिल्म मेकर्स की खुद की कॉन्शियंस का मसला है। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ-कुछ पॉलिटिकल एजेंडे के भी मसले हैं, तो मैं गलत नहीं होऊँगा। हर जगह की अपनी पॉलिटिक्स, हर जगह के अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स दक्षिण भारत में खासकर वहाँ के सिनेमा को डिफाइन करते हैं। तो तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर भी काम करते हैं। तो उसके हिसाब से ही फ़िल्में बनती हैं। अगर आप कन्नड़ा की फ़िल्में देखेंगे और आप तेलुगु की फ़िल्में देखेंगे और आप डिकोड करेंगे कि उसके पीछे वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के एटमॉस्फेयर, तो आपको समझ में आएगी बात। अगर आप तमिल फ़िल्में देखेंगे या मलयालम फ़िल्में देखेंगे और वहाँ के बड़े फ़िल्म मेकर्स की फ़िल्में देखेंगे और उनके तो आपको समझ में आएगी वो क्या कह रहे हैं बात। लेकिन चीज़ कहीं न कहीं पॉलिटिकली और मोटिवेटेड है और वहाँ के सोशल सर्कमस्टेंसेस को रिफ्लेक्ट करती है। वो हम देख रहे हैं इधर लगातार बाढ़ भी आई है, बॉलीवुड में वो एकदम भी से नहीं। प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाढ़ ही सी आ गई है, वो क्या हाँ, दक्षिण और क्या उत्तर, दोनों ही जगह हमें दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल, खैर, हाँ, तो मैं खत्म करने से पहले इस बातचीत को, लगभग 40 मिनट हम लोगों को बातचीत करते हुए हो गया है। इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है, संत तुकाराम बनाते हुए किस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे उस रिसर्च से गुजरते हुए? थोड़ा-सा वो आप दर्शकों के साथ उनका दर्शन क्या था जो आपको देखिए, लगा मे कि मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए संत तुकाराम महाराज का जो पूरा जर्नी थी एज़ अ फ़िल्म मेकर, पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वो काम कर पाया, अच्छा, बुरा या जो भी। लेकिन मैंने वो काम पूरे सही इंटेंट से किया और तो भाग्यशाली तो मैं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन मुझे जितने कष्ट संत तुकाराम महाराज को मिले उनके जीवन में, उसका 1/100 कष्ट थोड़ा-सा मुझे भी मिला है इस फ़िल्म को बनाने में। तो it was not a very enjoyable experience for me right from the start of making of this film, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ, प्रेशर्स और वो मुझे फ़िल्म के अनाउंसमेंट से ही स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी प्रेशर में मैंने ये फ़िल्म बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उसी तरह से अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ कि इस तरह का काम मैं करने में कामयाब रहा और थिएटरों तक पहुँचाने में कामयाब। आगे इस तरह का क्या काम करना है या नहीं, अब इस फ़िल्म का जब सारा मसला ख़त्म हो जाएगा 2-3 हफ़्ते बाद, मैं आराम से बैठकर कहीं कहीं सुदूर पहाड़ों में शायद पौड़ी गढ़वाल में बैठ के सोचूँगा 4-5 दिन कि करना क्या आपका है जी स्वागत है। आगे जीवन में करना मैं तो कई सालों में कई कि साल आगे मैं अच्छा, मैं आपके दर्शकों को बता दूँ, आदित्य से मेरी मुलाकात आदित्य ओम साहब से बहुत लंबे समय से है और हैदराबाद में हम लोग मिले थे और तब से मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ। तो वो अक्सर मुझसे वादा करते हैं कि मैं भाई पहाड़ों को घूमने आ रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कई सालों से, तो देखते हैं आगे। खैर, तो फिलहाल इस बातचीत को आदित्य साहब हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी हरकारा भाई। से जुड़ने के लिए। आप लोगों को अगर हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने हम ख़यालों तक भी हमारे कार्यक्रम को पहुँचाएँ। शुक्रिया।